हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शावेज़ खान और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फ्यूल में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं और पिछला जो वीडियो मैंने डाला था आप लोगों ने उसको देखा है, कमेंट्स मुझे मिले हैं और मुझे पर्सनल मैसेज मुझे मिले हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब कुछ लोग जो मैं लगातार चीज़ों को देख रहा हूँ और मैसेजेस भी देख रहा हूँ और आप लोगों का जो रिव्यूज़ हैं वो भी मुझे मिल रहे हैं और मैंने देखा उसमें बहुत सारे लोग जो अभी भी इस लॉकडाउन के पीरियड में जो अभी भी जुनून है जिनके अंदर, ठीक है, जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि लॉकडाउन के इस पीरियड में वो बोर हो चुके हैं और वो उनका जुनून जो है वो कम हो गया है, वो कम पड़ गया है। मैं ऐसे लोगों को भी कहूँगा कि वो लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हों और अपने जो भी एग्ज़ाम आपने देखा है कि कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है उस एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग लग जाएं और कंटिन्यू करते रहें। भले ही ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि आप लोग बहुत दिनों से घर के अंदर बंद हैं और तो बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है, ठीक है, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो पहली बार घर वालों के साथ इतने दिनों तक रह रहे हैं, तो वो भी एक अलग सा माहौल मिल रहा है। हर तरह से चीज़ें बदली हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सभी लोग पढ़ाई जारी रखें और जो मोटिवेट जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, और अपना जो लक्ष्य है उसके पीछे भागते ही रहें जब तक वो हासिल ना हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल भी थके नहीं, थकना नहीं है, ठीक है, बस निरंतर जो अभ्यास है वो करते रहना है और आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा ही आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों का जो रिव्यूज़ मुझे मिले हैं उस चीज़ के लिए। और अब आगे बढ़ें अगर हम, तो आप लोगों को अगर मैं पहले बताऊं, जो मैंने अभी लेक्चर एक डाला था, ठीक है, तो उसमें जो चैप्टर नंबर 1 जो मैंने डाला था वो एक ही दिन में पूरा रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है, और उसको मैंने आपको टुकड़ों में अलग अलग दिन 7 दिनों तक आपको भेजा ताकि आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हों और धीरे धीरे चीज़ों को सीखें और समझें, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है और डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है। इस सब्जेक्ट बहुत ईजी है लेकिन डेटा थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। उसको बार बार वीडियोज़ को आप लोग देखते रहेंगे तो आप लोगों को एक समझ डेवलप होनी चाहिए। मैं बिल्कुल हिस्ट्री से लेकर बहुत ज़ीरो से और धीरे धीरे आप तक को पॉलिटी तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी हम बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं गए हैं, सिर्फ बाहरी चीज़ों को ही अभी तक हमने समझा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो है वो है चैप्टर नंबर 2। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि लास्ट जो मैंने एक वीडियो डाला था जो पार्ट नंबर 7 है, ठीक है, उसमें शायद वो माइक कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आवाज़ आप तक पूरी तरह से नहीं आ पाई है। वो इस कैमरा जो माइक रिकॉर्डिंग है वो ऑन नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो जो मोबाइल से रिकॉर्ड हो गया था बस वही चला। तो खैर उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, आप कहेंगे तो मैं उसको दोबारा बना दूंगा, लेकिन वो पूरी की पूरी मेहनत है, ठीक है, आपके लिए मैं वो भी करूंगा, कोई इशू नहीं है। और बस निरंतर आप लोग पढ़ते रहिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें और सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है। ये पूरा सेटअप जो मैंने लगाया हुआ है छोटा मोटा, ये मैंने अपने घर पे ही लगा लिया है क्योंकि और मैं कहीं जा नहीं सकता हूं, ठीक है। तो ये सब आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग कुछ पढ़ें और पढ़कर कुछ बन जाएं, बस इसीलिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ और चैप्टर नंबर 2 जो है ये है हमारा, ठीक है, संविधान का निर्माण। यह है चैप्टर नंबर 2, संविधान का निर्माण, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे कमेंट में मुझे कहा गया कि जो मैसेजेस मुझे आए थे, पर्सनल मैसेज आए थे, उसमें लिखा है कि थोड़ा सा बड़ा लिखना है, तो ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे ज़्यादा लिखना होता है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं, लेकिन अब कोई नहीं, मैं मिटा के दोबारा लिख दिया करूंगा, जैसा भी है थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। और एक सजेशन था कि इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। एक्चुअल में जिस एरिया से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, इस एरिया में राजस्थान वाले इस पोर्शन में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, इसलिए मैं हिंदी ही इस्तेमाल करता हूँ। और जो हाँ एक चीज़ और, जो शुद्ध हिंदी में इस्तेमाल करता हूँ वो इस जानबूझ के मैं इसलिए शुद्ध हिंदी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक वो शुद्ध हिंदी पहुँचे जो एक्चुअल में पेपर में उस दिन आपके सामने लिखी हुई होगी, ठीक है। तो ताकि आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सजेशन था वो था कि इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। शायद वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी हैं, तो ठीक है, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश टर्म्स हैं वो भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, जिसका हम निर्माण करने जा रहे हैं, वो क्या है, संविधान, ठीक है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन, अभी भी मैं छोटी ही डेफिनेशन लूँगा, ठीक है। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप लोग देखते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान है क्या, तो देखिए सिंपल सी एक परिभाषा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, और उसी से ही हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो संविधान क्या है, तो आप बस ये सोचिए किसी भी देश को चलाने के लिए बनाया गया कानून उस देश का संविधान कहलाता है। ठीक है, तो चलाने के लिए बनाया गया कानून, आप ये सोचिए बस। ठीक है, तो अभी इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल सी भाषा में मैंने इसको लिखा है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो कोई भी देश है मान लीजिए या कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, उसको चलाने के लिए यानी कि वो कैसे चलेगा, ठीक है, उसके लिए बनाया गया जो कानून है, मूलभूत कानून है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका घर है, आपका घर भी किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है, उसके भी कुछ नियम एंड कायदे और कानून होते हैं। ये अभी लॉकडाउन की पीरियड में आप लोग सीख गए होंगे, सुबह इतने बजे उठना है, रात को इतने बजे सो जाना है, ठीक है, इतने घंटे पढ़ाई करनी, इतने बजे खाना मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे उन लोगों के लिए, खासकर जो हॉस्टल्स में या बाहर रह रहे थे और वो फिलहाल घरों पर रह रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए बनाया गया कानून क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। ठीक है, और ये जो कानून है ये लिखा हुआ भी हो सकता है और बिना लिखा हुआ भी हो सकता है, बस ये है कि वो क्षेत्र कैसे चलेगा, ठीक है, वो संविधान कहलाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं भारत और अमेरिका का जो कानून है, ठीक है, लिखा हुआ कानून है, ठीक है, लिखित है, लेकिन आप बिना लिखे हुए कानूनों में देखते हैं तो आप लोग ये देख लेते हैं कनाडा का कानून है, ठीक है, अपना यूके का, यूनाइटेड किंगडम का कानून है, ठीक है, तो वो भी लिखा हुआ नहीं है। तो इस हिसाब से जब आप लोग देखते हैं सऊदी अरब का कानून देखते हैं, ठीक है, तो ये कुछ हैं, ब्राज़ील है, ठीक है, तो आप लोग देखते हैं इनके जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, मतलब कि अलिखित संविधान जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो अलिखित संविधान है। अब आप सोचते हैं कि अलिखित संविधान से चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे कानून का पता चलता है, तो आप बस को ये सोचिए कि आपको घर में कैसे पता चलता है कि कितने बजे उठना है, ठीक है, कितने बजे क्या करना है, ठीक है, कितने बजे क्या है, बस वो एक प्रैक्टिकली चीज़ें चल जाती हैं। और आप वो जो संविधान है वो अलिखित ही रहता है, लेकिन चीज़ों का पता होता है कि चीज़ें कैसे चलनी हैं, और धीरे धीरे उनके लिए अलग से कानून बना दिए जाते हैं, बस संविधान का नाम नहीं दिया जाता, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, और अब जब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब तो आपको पता चल गया कि संविधान क्या है, तो किसी भी देश को चलाने के लिए बनाया गया कानून क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। ठीक है, और अब हम ये देखना है कि हमारे देश में ये कैसे बना, कैसे ये आया, ठीक है, और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। तो इस टॉपिक को जो है हम तोड़ देते हैं, और जब हम इस टॉपिक को तोड़ कर पढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि टॉपिक को अलग अलग कर लेते हैं, और जब हम अलग अलग टॉपिक को करते हैं तब हम ये देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक जो मैं उठाऊंगा वो होगी डिमांड। ठीक है, कि संविधान की मांग, कि ये संविधान आखिर मांगा किसने था। ठीक है, संविधान को हम लोगों ने मांगा था, तो क्यों मांगा था और कैसे मांगा था और किसने मांगा था, हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि संविधान की मांग कब हुई। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों की धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिमांड के बाद तो फिर ये बना कैसे, यानी कि आप लोग देखेंगे कि जो डिमांड हो गई थी, मांग होने के बाद संविधान कैसे बना। ठीक है, तो एक टॉपिक और आ जाएगा, तो आप लोग देखेंगे उसको हम कहेंगे संविधान सभा, यानी कि एक संविधान सभा होगी जो ये कानून बनवाएगी, सॉरी ये संविधान बनवाएगी। तो ये संविधान सभा को, ठीक है, तो इसको भी देखेंगे, तो हमें डिमांड देखनी है, ठीक है, और संविधान सभा देखनी है, और कैसे ये लागू हुआ, और इन चीज़ों को भी हम समझेंगे। अब हम धीरे धीरे पॉलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए कि अब आप पॉलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छे से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर चीज़ का बैकग्राउंड ज़रूर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, आपको पता है बहुत ज़्यादा घटनाएँ हैं हिस्ट्री में। मैं हिस्ट्री में से सिर्फ वो घटनाएं पिक कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए जो हमारे पॉलिटी में काम की हैं। ठीक है, हर उस घटना को जो पॉलिटी से नहीं जुड़ रही है मैं उसको स्किप कर रहा हूं, क्योंकि फिर वो हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, और लेक्चर्स भी बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए मैं सिर्फ हिस्ट्री से वही घटनाएं पिक करता हूं हमेशा जो आपके पॉलिटी में काम आ रही हैं। होप कि आप लोग अच्छे से उसको समझ रहे होंगे, और आपको अगर एक दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं, इन वीडियोस को, तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। नोट्स भी मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर ही दिए हैं। ठीक है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी नोट्स हैं वो बने बनाए हैं, उसका बाद में आप प्रिंट कर लेना। ठीक है, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं उनका PDF दे दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आप चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। जो संविधान में पहला टॉपिक है वो है संविधान की मांग। तो देख लेते हैं संविधान की मांग को। चलिए, तो अब सवाल ये है कि ये संविधान की मांग, ये बातें, ये सब शुरू कहाँ से हुई। ठीक है, तो एक हिस्ट्री का व्यू फिर से हम लोग देखेंगे। तो ये संविधान की मांग, ये बातें, ये शुरू कहाँ से हुई। ठीक, तो आप लोगों को ये पता चलता है, मैंने आपको पढ़ाए हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, साइड में कुछ समझ लेते हैं। 1861 से लेकर 1909 तक आप लोगों ने देखा तीन, ठीक है, 1861, 1892 और 1909 तीन भारत परिषद अधिनियम आए हैं। ठीक है, और जब भारत परिषद अधिनियम आए हैं तो आपको पता है कि नाम ही बता रहा था कि मैं भी यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये देखिए परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। तो परिषद क्या काम कर रही थी, तो आप लोगों को पता है परिषद तो कानून बनाने का काम करती थी। और जब कानून बनाने का काम परिषद कर रही थी तो फिर हमें एक कानून बनाने के लिए एक नई चीज की जरूरत क्या थी जो हम संविधान के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ही देख लेते हैं। तो अब आप लोग याद करिए 1861 में मैंने आपको कुछ डिमांड बताई थी। अगर आपको आज वो डिमांड्स याद हैं, ठीक है, जो मैंने उस समय आपको बताई थी जब परिषद अधिनियम पढ़े थे, जिसने वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें। ठीक है, तो वो डिमांड्स आपको याद रखनी है, वही डिमांड्स आपके यहाँ काम आने वाली, इजी हो जाएगा, टॉपिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए डिमांड क्या थी। 1861 से पहले आप लोगों ने देखा कि पहली डिमांड, भारतीयों को शामिल कीजिए भारत परिषद में। ठीक है, तो भारतीयों को शामिल करना है, ये पहली डिमांड थी जो 1861 में मान ली गई फिर बाद में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि बीच में ही फिर से मैं आ जाता हूं, 1861 के बाद डिमांड ये थी। ठीक है, डिमांड पूरी हो गई, भारतीयों को शामिल कर लिया गया। उसके बाद आपने देखा 1885, 1885 में क्या बन गया, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस का गठन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। अब आप लोगों ने देखा कि हमारी जो डिमांड थी वो एक्चुअल में यहां पर पूरी नहीं हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे अपने चॉकलेट का रैपर खोला आप लोगों को टॉफी मिली। ठीक है, इसका मतलब है जो भारतीयों को शामिल इन लोगों ने किया था वो कैसे कर लिया था, तो आपको पता चला अपने मन से, यानी कि मनोनीत और गैर सरकारी। ठीक है, जिस चीज से हम खुश नहीं थे। तो जब हम खुश नहीं थे इसका मतलब हमारी डिमांड आगे बदल गई थी और वो लोग हमारी डिमांड नहीं मान रहे थे। जब हम अलग अलग जा रहे थे तो हमने क्या कर लिया था, आप लोग देखते हैं, एक ग्रुप बना लिया था। वो ग्रुप का नाम आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। ठीक है, वो ग्रुप बन जाने के बाद आप लोगों ने देखा कांग्रेस ने क्या डिमांड की। ठीक है, तो कांग्रेस की भी डिमांड सेम ही थी। ठीक है, डिमांड क्या थी कि भारतीयों को शामिल करो, पर कैसे शामिल करना है, तो आप लोगों ने देखा कि भारतीयों को कैसे शामिल करना है, निर्वाचित होने चाहिए। ठीक है, और सरकारी होने चाहिए। हालांकि इन्होंने इनमें से एक ही बात मानी थी, वो भी अलग तरीके से, लेकिन आप लोगों को पता चल गया कि जो चॉकलेट है, चॉकलेट के रैपर में आप लोगों को क्या मिलने वाला था, फिर से आप लोगों ने देखा कि आपको टॉफी मिल रही थी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब समझते हैं यहां पर सब क्या चल रहा है। 1885 में, ठीक है, जब कांग्रेस का गठन हो गया और हम लगातार उनसे ये कह रहे थे कि भारतीयों को इस परिषद में शामिल कर लो, ताकि, क्यों, रीजन बता रहा हूं, ताकि भारतीय अपना कानून बना सकें। मतलब कि भारत वाले जब इस परिषद में आ जाएंगे तो भारत वाले अपने लिए कानून बना पाएंगे। इस चीज को समझ लीजिए आप। तो अपने लिए कानून बनाने का मतलब कि हम अपने लिए कानून बना पाएंगे, यानी कि इस तरह से इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन 1885 तक आप लोग देख रहे हैं किस तरह से शामिल किया गया। फिर कांग्रेस आ गई और उसके बाद भी कांग्रेस की भी बात को नहीं माना जा रहा है तब तक। ठीक है, और फिर आप लोगों ने देखा कांग्रेस के बाद एक और आ गया कानून, तो आप लोगों ने देख लिया 1800, ठीक है, 92। और 1892 में आपने देखा निर्वाचन तो था, पर निर्वाचन कैसा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, परोक्ष इलेक्शन था, और कैसे थे ये, गैर सरकारी ही थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने देखा था कि बात पूरी तरह से नहीं मानी गई। वही चॉकलेट के रैपर में आपको जो टॉफ़ी है वो मिल गई। यही वो समय है जब हमारी डिमांड इन लोगों ने पूरी तरह से नहीं मानी। तो हम लोग एक तरह से, आप ये सोचिए कि गुस्सा हो जाते हैं और इनसे कहते हैं कि आपने पूरी तरह से हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की है। तब यहाँ पर एक डिमांड आपको, अब यहाँ से मैं लिंक कर देता हूँ, तब आपको पता चलता है कि 1885, ठीक है, के बाद, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद, आप इससे लिंक कर लीजिए। यहाँ पर है 1895, 1895, यानी कि 1892 का कानून आने के बाद। तो 1892 के कानून में जब हमारी बात पूरी तरह से नहीं मानी गई, तब 1895 में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है,
तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, कांग्रेस में इन्होंने क्या किया, एक स्वराज विधेयक बनाया, एक विधेयक बनाया जिसका नाम है स्वराज। ठीक है, ठीक है, इसको तिलक का स्वराज विधेयक या तिलक स्वराज विधेयक के नाम से भी जाना जाता है। तो तिलक का स्वराज विधेयक था ये। ठीक है, अभी मैं विधेयक की बाद में बात करूंगा क्या होता है। ठीक है, एक तरह से आप ये सोचिए कि एक तरह से एक प्रस्ताव जैसा है, बस इतना ही कि एक विधेयक बनाया। ठीक है, तो एक तिलक ने क्या किया, एक स्वराज विधेयक बनाया और इसमें इन्होंने पहली बार कहा कि भारतीय जो हैं वो हम लोग क्या करेंगे, अपना कानून खुद बना लेंगे। आप लोग ढंग से शामिल कर नहीं रहे हैं कानून, हम ढंग से ये लोग बनाएंगे नहीं हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, अपना कानून खुद बना लेंगे। और अगर हम ये कह रहे हैं कि अपना कानून खुद बना लेंगे, तो इसका मतलब है कानून कैसे बनाएंगे, तो आप समझ जाइए कि कैसे बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए बनाना है, समझिए, संविधान सभा। अब कानून बनाना, ठीक है, और अभी मैंने बताया था संविधान की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, किसी भी देश को चलाने के लिए बनाया गया कानून क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बोला, ठीक है, क्या हम कह रहे हैं, हम अपना कानून खुद बना लेंगे। तो अपना कानून खुद बना लेंगे, तो इसका मतलब है कैसे बनाएंगे हम, तो संविधान सभा में बनाएंगे, जो एक सभा बनेगी जो खुद का कानून बनाएगी, उस देश को चलाने के लिए जो कानून है वो बनाने वाली सभा। तो इस तरह से यहाँ पर तिलक के स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान सभा का जिक्र जो है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद लगातार डिमांड चलती रहती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है 1892 के बाद 1909 में भारत परिषद अधिनियम आ जाता है और उसमें आप लोगों को पता चलता है इन लोगों ने इस बार भारतीयों को शामिल तो किया, ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से शामिल भी किया। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी हुआ, लेकिन आप लोगों ने देखा कि इस बार तो इन लोगों ने कैसे शामिल कर लिया, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन कर दिया, यानी कि वो फूट डालो राज करो और बंगाल विभाजन और वो सारी चीज़ें जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये हमें वो चीज़ें नहीं देना चाहते जो हम लोग मांग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में ही अब आप लोग आगे बढ़ें तो हम लोग ये देखते हैं कि लगातार कांग्रेस की जो बैठकें हैं, क्योंकि उस समय मुख्य पार्टी वही है, ठीक है, तो उसमें ये बैठकों में ये लगातार अलग अलग जगह पर बात चल रही है। ठीक है, जैसे 1922 गांधी जी कहते हैं 1922 में, ठीक है, ठीक है, तो 1922 में गांधी जी कह देते हैं कि भारतीयों का जो कानून है वो भारतवासी ही बनाएंगे, यानी कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतवासी ही बनाएंगे भारतीयों के लिए। इसका मतलब है कि किसी और का बनाया हुआ कानून हम नहीं मानेंगे, हम अपना कानून खुद ही बनाएंगे। और इसके बाद आप लोग देखते हैं तो फिर जवाहरलाल नेहरू भी इस बात को बढ़ाते हैं, कहते हैं इसी चीज़ को कहते हैं कि हम अपना संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बातें आगे बढ़ रही हैं। और 1922 में गांधी जी बोल देते हैं संविधान के बारे में कि हम अपना संविधान बनाएंगे, भारतवासी ही बनाएंगे। ठीक है, ये कोई डिमांड, हालांकि गांधी जी के द्वारा जो डिमांड की गई थी वो सिर्फ एक अधिवेशन में बोला गया एक भाषण था। ठीक है, वो कोई औपचारिक डिमांड नहीं थी। तो इस हिसाब से जब आप लोग देखते हैं फिर 1923 आ जाता है। ठीक है, 1923 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें टुकड़े हो जाते हैं, आप ये सोचिए। ठीक है, और उसमें आप लोग ये देखते हैं कि जो पंडित मोतीलाल नेहरू हैं और दीनबंधु गुप्ता जो हैं, ठीक है, तो सॉरी दीनबंधु चितरंजन दास जो हैं, ठीक है, वो एक अलग से पार्टी बना लेते हैं। तो अलग से जब पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, तो उसका नाम आप लोग देखते हैं उस पार्टी का स्वराज दल। तो एक नया दल बन जाता है जिसका नाम है स्वराज दल। ठीक है, किसने बनाया, 1923 में आईएनसी से अलग होकर पंडित नेहरू, ठीक है, जिसको आप लोग पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, ये पंडित मोतीलाल नेहरू और दीनबंधु चितरंजन दास ने। ठीक है, तो चितरंजन दास नाम है, दीनबंधु उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो चितरंजन दास, इन लोगों ने मिलकर एक स्वराज दल बनाया और इस स्वराज दल ने, ठीक है, इसके पीछे की हिस्ट्री भी आप लोग देख लेना। चुनाव के पीछे कोई विवाद हो गया था लड़ने और ना लड़ने के लिए, उसके बाद ऐसा हुआ था, स्वराज दल अलग हो गया था। तो स्वराज दल ने पहली बार ऐसा एक डिमांड की थी अंग्रेजों के सामने। ठीक है, किसी दल का अगर जब नाम आता है कि कौन से दल ने पहले डिमांड की थी, ठीक है, संविधान सभा की, तो आप लोग ये बताएंगे कि 1923 में जो ये दल बना था स्वराज दल, इसने 1924 में डिमांड की थी। ठीक है, तो 1924
1924, इसको आप लोग याद रखना। दल का नाम आएगा तो स्वराज दल ने 1924 में, दल किसका है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किस विधेयक में सबसे पहले आपने देखा कि संविधान सभा की बात है तो आप लोग बताएंगे तिलक का स्वराज विधेयक है जो 1895 में बना दिया गया था, ठीक है, जो इन्होंने बनाया था। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, 1924 तक बात पहुंच चुकी है, ठीक है। तो अगर आप आगे बढ़ें तो देखते हैं क्या हुआ आगे। ठीक है, तो 1924 के बाद क्या हुआ इसके लिए देखने के लिए आप फिर से एक बार हिस्ट्री में पहुंचते हैं हम वहां पर, ठीक है। तो 1924 के बाद 1924 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद 1925, जैसे ही ये बातें, ये डिमांड, ये संविधान सभा की डिमांड की जो बातें चल रही हैं, जैसे स्वराज दल ने डिमांड कर ली है, ठीक है, तो ये डिमांड जैसे ही एक उस समय क्या जो भारत सचिव है उसका नाम है बर्किनहेड, 1925 में जैसे ही बातें बर्किनहेड तक पहुंचती हैं तो बर्किनहेड ये कहता है कि भारतीय अपना सर्वसम्मति से अपना संविधान बनाने के लायक नहीं है, ठीक है। यानी कि उसने क्या बोला, एक मिनट मैं लिख देता हूं यहां पर, बर्किनहेड, ठीक है, बर्किनहेड जो उस समय का भारत सचिव है, ठीक है। तो ये भारत सचिव क्या करता है, ये बोल देता है, ये जो रिप्लाई कर रहा है इन जो डिमांड्स पर, ठीक है, तो ये कह देता है कि भारत इस लायक नहीं है कि सर्वसम्मति से अपना जो कानून है वो बना सकें, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, उसने बोल दिया, हम कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, बड़ा आदमी है, ठीक है, आगे की बातें। तो और उसके बाद क्या होता है, ठीक, तो आप लोग देखते हैं कि याद करिए 1919 का कानून, 1919 के कानून को जब आया था तो उसमें लिखा हुआ था कि इसकी 10 वर्ष बाद समीक्षा होनी है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद समीक्षा के लिए आप लोगों को पता है यहाँ पर कौन आता है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद जब यहाँ पर कोई समीक्षा करने आता है तो आप उसको कौन क्या कहते हैं, उसका नाम है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1927, तो 1927, तो जब 1927 में साइमन कमीशन आता है 1919 वाले कानून की, ठीक है, समीक्षा करने के लिए, उसको डिस्कशन कर, उसकी रिव्यू करने के लिए, ठीक है, तब सेम डिमांड इस साइमन कमीशन से की जाती है कि आप क्यों आए हो। सिंपल सी बात है, आपको पता है एक तो इसका विरोध हुआ, ठीक है, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, लाठीचार्ज हो गया था इस वजह से, वो सब हिस्ट्री की बातें, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो आप तो ये सोचिए कि जब 10 वर्ष बाद इस साइमन कमीशन आया, ठीक है, इस 10 वर्ष बाद जो आना था, ठीक है, तो सवाल यह है कि ये क्यों आया था। आपको अगर ये पता है तो आप आगे की कहानी समझ जाएंगे। तो आपको पता है ये इसकी समीक्षा करने आया था, ये यहाँ के लोगों से पूछ रहा था कि वो पुराना कानून आपको पसंद आया या नहीं आया, या उसमें क्या बदलाव करना है। तो जैसे वो मुझसे ये पूछने आता है, मान लीजिए कि आपको कानून कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं, क्या बदलाव चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको ये बार बार पूछने की और इतने सारे कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करिए, हम अपना कानून खुद ही बना लेंगे, बस ये अथॉरिटी हमको दे दीजिए, ठीक है। तो क्या करिए, हम भारतीयों को ये अथॉरिटी दे दीजिए कि हम अपना कानून खुद बना लेंगे, आपको ये सब टेंशन लेने की, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो ये जो साइमन कमीशन है ये भी इसी की बात को दोहरा देता है जो बर्किनहेड ने बोला था। बर्किनहेड ने बोला था कि भारतीय इस लायक नहीं है कि अपना कानून, अपना सर्वसम्मति से अपना संविधान बना सकें। सेम चीज़ को इसने रिपीट कर दिया कि भारत के महान लोग, ये एक टोंट था एक तरह से, आप ये समझ सकते हैं, कमेंट किया गया, भारत के महान लोग सर्वसम्मति से अपना कानून बनाने के लायक नहीं है। यानी कि सिंपल सी है कि सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट तो उसने ये कहा कि मैं डायरेक्ट इस बात को बोल देता हूँ कि हिंदी में, ठीक है। तो इसका कहने का सीधा सा मतलब था कि भारतीयों की इतनी औकात नहीं है कि वो अपना सर्वसम्मति से कानून यानी कि संविधान बना सकें, ठीक है। तो सिंपली ये मैंने बता दिया आपको। तो अब जैसे ही उसने ये बात बोली तो हमें बुरी लग गई, क्योंकि उसने कहा था भारत के महान लोग, इसका मतलब औकात पे बात आ चुकी है। तो जब इसने ये बोल ही दिया और औकात पर बात आ गई है, तो फिर आप लोग ये देखते हैं, ठीक है, इसमें आने के बाद हमने इसका जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आप ये बात कर रहे हो कि हम नहीं बना सकते हैं तो हम बना कर दिखाएंगे। और इस जब चैलेंज जो था आप लोगों ने देखा वो क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर चैलेंज हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और उस चैलेंज जो एक्सेप्ट किया उसके प्रत्युत्तर में हमने क्या किया, एक सर्वदल समिति बनाई गई जिसको आप लोग नेहरू के नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में हमने क्या किया, साइमन कमीशन ने जैसे ही हमें ललकारा तो जो कांग्रेस वाले थे और बाकी दल वाले थे सब ने मिलकर कहा कि हम इन लोगों को एक संविधान बनाकर दिखाएंगे, और उसके लिए चुना गया पंडित मोतीलाल नेहरू को। ठीक है, और 1927 की ही बात चल रही है ये। ठीक है, तो 1927 में पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ जो संविधान का प्रारूप बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया, उसमें सर्वदलीय समिति जिसको कहा जाता है। ठीक है, वो सर्वदलीय समिति में हिंदू महासभा के लोग भी थे, मुस्लिम लीग के लोग भी थे, ठीक है, हरिजन भी थे, उसमें सिख भी थे, मतलब हमने हर एक को लेने की कोशिश की, और कांग्रेस तो है ही है ऑलरेडी। तो उसमें लेने के बाद हमने क्या किया, उनसे कहा कि आप बना कर दिखाओ। ठीक है, तो हमने वो बना कर दिखाया, और वो चैलेंज एक्सेप्ट होने के बाद आप लोगों को पता है वो किस नाम से जाना जाता है, नेहरू रिपोर्ट। यानी कि ये नेहरू रिपोर्ट यानी कि पंडित मोतीलाल नेहरू हैं, बस ये ध्यान रखिएगा क्योंकि वो जो समय चल रहा है, ठीक है, वो नेहरू जी के पापा जी का चल रहा है। तो जो नेहरू रिपोर्ट, अब ये नेहरू रिपोर्ट आ जाती है 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में जब वो आ जाती है, ठीक है, उसके बाद उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जब चर्चाएं शुरू होती हैं तो पता चलता है कि आगे जाकर वो जो रिपोर्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर ये सभी लोग इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हुए, ये नेहरू रिपोर्ट जो एक्चुअल में क्या था, वो कानून जो देश को चला यानी कि संविधान, उसका एक प्रारूप था। ठीक है, एक ड्राफ्ट था कि वो कैसा होगा, बस ये ड्राफ्ट बनाया गया, इसको आप नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन 1928 में क्या हो गया, आगे जाकर ये रिपोर्ट रखी गई, आई, और ये आगे जाकर रिजेक्ट हो गई। जैसे ये रिजेक्ट हुई तो आप पुरानी बात को अब याद कर लीजिए, बर्किनहेड ने क्या कहा था कि आप सर्वसम्मति से अपना संविधान बना ही नहीं सकते, और इसने भी कौन सा गलत कह दिया था कि भारत के महान लोग अपने संविधान जो सर्वसम्मति से नहीं बना सकते। वास्तव में वही हुआ जो इन लोगों ने कहा था। इन लोगों ने कहा था सर्वसम्मति से नहीं बन सकता, वास्तव में हम सर्वसम्मत नहीं हो पाए। ठीक है, और जब सभी लोग सर्वसम्मत नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तब आप लोग ये समझ जाइए कि ये जो रिपोर्ट थी ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने उसके बाद की कहानी आपने देखी है। ठीक है, 1927 में उसके बाद इसने क्या किया, 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। तो अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की तो आप लोगों ने देखा 30, 31 और 32, तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन। तो 30, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन आ गए, और उसके बाद आप लोग देखते हैं कि ये इस पर डिस्कशन होता रहा। गांधी जी दूसरे वाले में गए और बाकी किसी में नहीं गए, डिस्कशन होता रहा, और उसके बाद फाइनली आपने देखा कि आप लोगों एक 1935 में एक भारत शासन अधिनियम करके एक कानून लाया गया, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये 1935 का जब ये कानून आया, ठीक है, उस समय की बात है, 1935 का जब कानून आ रहा है, उस समय एक इंसान ऐसा है जिसने ये डिमांड की कि ये कानून आ रहा है, इससे अच्छा तो क्या है कि हम अपना कानून खुद ही बना सकते हैं, इसके लिए आप हमारी एक संविधान सभा बना दीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1934 में, जिसका आंसर आप लोगों को मिलता है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और आंसर यही आता है। ठीक है, कि संविधान की जो औपचारिक मांग थी वो किसने की है। ठीक है, तो अंग्रेजों के सामने जो औपचारिक मांग रखी थी वो 1934 में रखी थी, और वो रखी थी किसने, M.N. रॉय ने, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, ये प्रखर साम्यवादी नेता। ठीक है, तो एक साम्यवादी नेता है, वो ये डिमांड रखते हैं। ठीक है, 1934 में M.N. रॉय ये कहते हैं कि हमारा संविधान बनवाया जाए और एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो ये एक औपचारिक मांग हो गई। ठीक है, और औपचारिक मांग आप लोग देख सकते हैं 1934 में आई, लेकिन इनकी बात को भी नहीं माना गया, और नहीं माना गया तो आपने देखा कि 1935 यानी कि 1935 और 1935 में आपने देखा एक कानून आ गया जिसको आपने भारत शासन अधिनियम कहा। ठीक है, यानी कि बातें नहीं मानी जा रही हैं कुल मिलाकर। ठीक है, ये संविधान वाली, आखिर हम मांग क्या रहे हैं,
तो संविधान में हम अब क्या कह रहे हैं, अपना संविधान हम खुद बना लेंगे, अपना कानून हम खुद बना लेंगे। तो अगर हम अपना कानून खुद बना लेंगे, ठीक है, तो अपना देश जो ये क्षेत्र है, उस देश है, ये हम खुद चला लेंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और 1935 का कानून ले आए और भारत शासन अधिनियम, और 1935 का जो कानून ये लेकर आए उसी कानून से हमारा देश चलता रहा और सब कुछ ठीक चल रहा था। बस जो मांगे थी, डिमांड थी, वो लगातार चल रही थी, क्योंकि जो कांग्रेस और बाकी पार्टीज थी वो इनकी चालों से, जो अंग्रेजों की चालें हैं, उनसे संतुष्ट हम लोग नहीं हो रहे थे, ठीक है। और अंग्रेज अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे थे और ये जब सब कुछ चलता जा रहा है तो आपने देखा 1935 भारत शासन अधिनियम, ठीक है। और इसको फिर आप लोगों ने सुना है, क्या नाम है, नेहरू जी ने बोल दिया कि ये तो एक बिना इंजन की गाड़ी है, ठीक है, जिसमें अनेक ब्रेक हैं। तो बिना इंजन की गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक हैं, ठीक है। तो आप ये देखते हैं और इसके बाद उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट घटना जो घटित हो रही है, ठीक है, वो है 1939 और जैसे ही 1939 आता है, सितंबर 1939 में एक विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जिसको आप लोग कहते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब यहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो जर्मनी था उसने आक्रमण कर दिया फ्रांस के ऊपर, बहुत डिटेल है इसकी भी, ठीक है। तो जब इस तरह से आक्रमण हुआ तो ये फ्रांस जो है वो मित्र राष्ट्र का हिस्सा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से ही, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब जर्मनी हार गया था तब उसके ऊपर एक वर्साई की संधि थोप दी गई थी एक्चुअल में। तो ये जो वर्साई की संधि जो थोप दी गई थी, ठीक है, जर्मनी के ऊपर, उसके हार जाने की वजह से, आप लोग पढ़ते हैं, जैसे अपने इतिहास पढ़ते हैं आप लोग, तो आप लोग देखते हैं जब भी कोई लड़ाई होती थी तो कोई ना कोई संधि होती थी, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि वो हमारे यहाँ बक्सर का युद्ध जो मैंने बताया था, चलिए इसी को ले लेता हूँ, बक्सर का युद्ध हुआ तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग संधियां आप लोग पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो मित्र राष्ट्रों ने मिलकर जर्मनी के ऊपर एक वर्साई की संधि थोप दी थी, ठीक है, जो अपमानजनक संधि जिसको कहा गया। और हिटलर ने उसी टाइम कहा था कि मैं इस चीज़ का बदला लूंगा, ठीक है, और उसके बाद उस बदला लेने के लिए उसने ये आक्रमण कर दिया, ठीक है। और तो जैसे ही ये फ्रांस पर आक्रमण किया गया तो मित्र जो देश हैं वो अलर्ट हो गए और मित्र देश सब उसको बचाने के लिए अब आगे आ रहे हैं। लेकिन अब जो दूसरे हैं, यानी कि जर्मनी वाला खेमा है जिसको आप लोग धुरी राष्ट्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, अब उसमें इटली भी है, जापान भी है, अब ये सब मिलकर मित्र राष्ट्र को दबा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही वहां पर आक्रमण होता है तो ये ब्रिटेन की कहानी कहां है, तो ब्रिटेन भी एक्चुअल में मित्र राष्ट्र का हिस्सा है और जैसे ही फ्रांस पर आक्रमण होता है तो ब्रिटेन से सेना को भी बुलाना पड़ जाता है। तो ब्रिटेन वालों को भी कॉल कर ली जाती है। तो ब्रिटेन वालों की जो सेनाएं हैं वो तो अलग अलग जगहों पर पड़ी हैं, जहां जहां उनका राज चल रहा है, जहां जहां उन्होंने उपनिवेश बनाए हुए हैं, जैसे भारत में भी पड़ी हुई है उनकी सेना। तो फटाफट जगहों से सेना यूरोप पहुंचनी शुरू हो जाती है, भारत से भी ये सेनाएं क्या है यूरोप पहुंचनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो हिटलर और इटली और जापान का दबदबा है वो खत्म नहीं हो रहा है, लगातार वो इन लोगों को दबाए जा रहे हैं, ठीक है, युद्ध जीतते जा रहे हैं एक तरह से आप ये सोचें। तो अब इन लोगों को सेना की ज़रूरत पड़ रही है और जो मित्र राष्ट्र हैं वो ब्रिटेन को बोल रहे हैं कि भाई कहाँ है आपकी सेना, जो आप जिसके बल पर आप कूद रहे थे, यानी कि वो भारत वाली सेना, वो भारतीय जवान कहाँ हैं, ठीक है। तो अब भारतीय जवान तो यही हैं, क्योंकि वो लोग तो गए नहीं, क्योंकि हम लोगों ने या फिर अब पूरे सभी पार्टीज ने मिलकर डिसाइड कर लिया था, खासकर गांधी जी इसमें मुख्य भूमिका में थे उस समय, तो डिसाइड कर लिया था कि हम भारतीय जो हैं वो विश्व युद्ध में नहीं जाएंगे, ठीक है, हम कूदेंगे ही नहीं इस विश्व युद्ध में। तो इस वजह से हमारी सेना गई नहीं थी, हमारे लोग नहीं गए थे। तो जब हम लोग नहीं जा रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब उनका जीतना मुश्किल हो रहा है। तब ब्रिटेन वाले क्या कह रहे हैं, अब क्या किया जाए, भारतीय सेना तो है ही नहीं, उतनी सी सेना जितनी उनके पास है वो उन पर भारी नहीं पड़ पा रही है, यानी कि जर्मनी वाली भारी पड़ रही है। तो ऐसे में आप लोग देखते हैं जब ये लोग वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई है, वो हारने के कगार पे पहुंच रहे हैं, मतलब दबदबा दूसरी तरफ का ज़्यादा है, पलड़ा दूसरी तरफ का भारी है। तब आप देखते हैं 1940 में 8 अगस्त को तत्कालीन जो वाइसरॉय हैं, ठीक है, वाइसरॉय वो ये क्या करते हैं, वाइसरॉय उस समय हैं लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो। ये वाइसरॉय क्या करता है, एक प्रस्ताव लेकर आता है, ठीक है। तो एक ये प्रस्ताव है। अब अभी तक तो देखिए हम लोग डिमांड करते थे, हम इनके पास जाते थे, ठीक है, और ये हमारी बातें नहीं मानते थे। और कैसे मांगते थे वो मैंने आपको बता ही दिया था, चॉकलेट की जगह टॉफी पकड़ा दी जाती थी हर बार, ठीक है। और लेकिन अब उनकी तरफ से प्रस्ताव आ रहा है, ठीक है, अब उनकी तरफ से प्रस्ताव आ रहा है, ठीक है।
क्योंकि वो हार रहे हैं। तो प्रस्ताव में आप समझ सकते हैं प्रस्ताव क्या होगा। प्रस्ताव यही है कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे दीजिए ताकि आपकी सेना हमें मिल जाए और आपकी सेना हमें मिल जाएगी तो हम ये द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन ठीक है, ये तो इनका प्रस्ताव है, लेकिन हम सोच रहे हैं बदले में क्या, हम आपका साथ दें तो बदले में क्या मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ये अगस्त प्रस्ताव ये कहता है कि पहली बार अंग्रेजों ने कहा कि जो भारत का संविधान है, ठीक है, वो भारतवासी ही बनाएंगे। ठीक है, तो भारतवासी ही बनाएंगे। तो एक तो पहली बार ये माना गया है कहीं, अंग्रेजों ने पहली बार इस डिमांड को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, भारत का आप लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे संविधान बनाना है, संविधान बनाए हैं, भारत वाले बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपकी बात मान ली जाती है कि भारत का जो संविधान है भारतवासी ही बनाएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं और क्या, तो वो कहता है ठीक है, अब आपको डोमिनियन स्टेटस भी दे दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है, मैं ऐसे ही समझा देता हूं आपको। ठीक है, मान लीजिए कि वो हमारा संविधान बनवा देते और हम अपना देश खुद चलाने लग जाते और उसके बाद भी लेकिन अगर हम ब्रिटेन के गुलाम कहलाते तब उसको डोमिनियन स्टेटस कहा जाता। यानी कि कहने का मतलब है कोई क्षेत्र है वो किसी के कब्जे में है, लेकिन वहाँ वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो अपना शासन खुद ही चलाते हैं, लेकिन जो राज है वो किसका कहलाता है, वो किसी दूसरे का कहलाता है। यानी कि ये भारत एक तरह से ऐसा हो जाता, हम कहलाते तो महारानी के ही गुलाम, ठीक है, लेकिन यहाँ का जो शासन है वो कैसा चलता वो हम लोग चला रहे होते। यानी कि हमारे कानून, जो नियम कानून हैं वो हमारे लागू हो रहे होते। ठीक है, हम अपने देश को अपने तरीके से चला रहे होते, बस हम गुलाम कहलाते ब्रिटेन के। इसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। हम अभी तक यही मांग रहे थे एक्चुअल में। हम कह रहे थे कि भाई हमें कानून बनाने दो, आप लोगों को सारा समझा चुका हूं मैं, कानून बनाने दो, भारतीयों को शामिल कर लो, कानून बनाने दो, कानून बनाने दो। हमने कभी भी उनसे ये थोड़ी कहा था कि हमें आज़ाद कर दो, नहीं। उस समय तक हमारी डिमांड क्या थी, कानून बनाने दो। ठीक है, भारतीयों को शामिल कर लो, हम अपना कानून बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद करिए, हर बार हमारी डिमांड भी बदली है। पहले हमारी डिमांड थी, याद करिए, भारतीयों को शामिल करो, उन लोगों ने कर लिया। फिर हमने कहा कि नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन से शामिल करो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कर लिया, निर्वाचन किया, लेकिन कैसा किया, अप्रत्यक्ष किया। फिर हमने डिमांड की प्रत्यक्ष निर्वाचन से शामिल करो, यानी कि हर बार डिमांड बदली है। तो यहाँ पर जैसे ही जब इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की, तब हमने कहा कि नहीं, अब हमारी ये डिमांड नहीं है, डोमिनियन नहीं चाहिए अब। ठीक है, अब हमारी डिमांड नहीं है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, तो और उसके बाद मुस्लिम लीग की क्या उस टाइम स्ट्रेटेजी चल रही है, तो मुस्लिम लीग को वो लोगों ने ऑफर किया। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग का साथ भी चाहिए उन लोगों को, तो मुस्लिम लीग को भी इसने अगस्त में ऑफर किया कि देखिए, जब भी हम भारत को छोड़ेंगे, मान लीजिए, ठीक है, तो कभी भी सत्ता अगर मान लीजिए कभी सौंपने की बारी आएगी तो बिना मुसलमानों से पूछे, आप लोगों से पूछे, सत्ता ट्रांसफर हम नहीं करेंगे, आप लोगों की भी भागीदारी रहेगी, बस। ठीक है, लेकिन अब उनकी क्या डिमांड चल रही है, लिथुओं ने तो ये ऑफर कर दिया है, ठीक है, कि हम आपसे पूछे कुछ नहीं करेंगे, बिना पूछे। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग है वो कह रहा है कि नहीं, हमें तो पाकिस्तान की डिमांड चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए, मतलब वो तो अलग करने के चक्कर में है। ठीक है, सारा सिस्टम ही उनको अलग से चाहिए। कुल मिलाकर कहने का आप अगर आप ये समझ पाएं हिस्ट्री की बात को छोड़कर कि ये जो अगस्त प्रस्ताव जिसको कहा जाता है वो क्या हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है, वो सफल नहीं हो पाया है, वो असफल हो गया है। अब जैसे ही अगस्त प्रस्ताव असफल हुआ, ठीक है, यानी कि हमने उनकी बातों को नहीं माना, बहुत सारे विवाद हो गए छोटी छोटी बातों को लेकर। ठीक है, तो जब हमने उनकी बातों को नहीं माना तो वर्ल्ड वॉर में उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब होती गई। और जब वर्ल्ड वॉर में उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब होती जा रही है और 1-2 साल निकल गया है, तो अब क्या करें आखिर, वो उनके पास ऑप्शन क्या। ठीक है, अगर हार जाते हैं विश्व युद्ध तो आपको पता है बेइज्जती होने वाली है और बहुत कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अब उधर से वहां से भागते हुए कोई आ रहा है, मान लीजिए वहां का एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है, वहां से एक कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, तो उस कैबिनेट मंत्री को भेजा जा रहा है, कैबिनेट मंत्री को भेजा जा रहा है कि आप जाइए, आप बात करके आइए। ठीक है, और उस कैबिनेट मंत्री का नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं 22 मार्च 1942। अब 1942 में क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स यहां पर आ जाता है। ठीक है, जिसको आप क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह है क्रिप्स मिशन।
तो एक क्रिप्स मिशन के नाम से आप इसको जानते हैं। अब ये क्रिप्स मिशन यहाँ पर आ जाता है। अब आप समझ सकते हैं, पहले प्रस्ताव रखा वाइस रॉय ने, हमने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब जब इसका प्रस्ताव नहीं माना गया है तो ब्रिटेन ने उधर से किसी को भेज दिया है, किसी कैबिनेट मंत्री को भेज दिया है, ठीक है, स्टफोर्ड क्रिप्स। अब ये क्या लेके आया है, इसकी भी डिमांड बिल्कुल सेम है, ठीक है। डिमांड क्या है कि आपको क्या मिल जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। अब आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस की बात ये करता है कि आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है, आपका संविधान आप लोग बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ वादे करता है ये, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत दिन बीत चुके हैं, चूंकि अब देखिए 1940 में पिछला प्रस्ताव आया था, 2 साल में इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और उसके बाद 1942 में ये प्रस्ताव लेकर आए हैं। और अब गांधी जी कहते हैं कौन सा डोमिनियन स्टेटस, कौन सा डोमिनियन स्टेटस, अब हमारी डिमांड डोमिनियन की नहीं है, अब हमारी तो सीधी मांग है किसकी, आज़ादी। अरे भाई हमने भी अपनी डिमांड बदल दी है, ठीक है, तो हमारी अब डिमांड किसकी है, आज़ादी की है, ठीक है। तो अब हमारा डोमिनियन स्टेटस वाली कोई डिमांड नहीं है। अब आप कौन सी डिमांड लेकर आए हो आप, ठीक है। तो अब इसने एक बात और बोली थी, जैसे इसने कहा था आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। कब दे दिया जाएगा, आपको पता है प्रस्ताव क्यों आया है, क्योंकि इनको द्वितीय विश्व युद्ध में साथ चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे ही हम द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे, बस ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जीतने के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो जीतने के बाद ऐसा होगा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ठीक है। हमने कहा कौन सा डोमिनियन स्टेटस और कौन सा द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद, हम तो सिंपली अब क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। एक तो डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो वो भी बाद में, वो अब नहीं चाहिए, अब तो आज़ादी वाली बात है, ठीक है। इसलिए गांधी जी इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है, मतलब कि बाद की तारीख का चेक, क्योंकि इन्होंने कहा था जीतने के बाद देंगे, ठीक है। तो अभी का भरोसा नहीं है और बाद का देंगे, इसलिए नेहरू जी ने इसमें ऐड कर दिया था दिवालिया बैंक का, ठीक है। तो जो बैंकरप्ट हो जाता है तो दिवालिया बैंक का, तो बैंकरप्ट बैंक, ठीक है। तो पोस्ट डेटेड चेक ऑफ बैंकरप्ट बैंक, तो पोस्ट डेटेड चेक किसका, एक दिवालिया बैंक का, जो खुद दिवालिया हो रहा है, जिसका खुद दिवालिया निकल रहा है, यानी कि खुद जो देश बर्बाद हो रहा है वो आज हमें डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस बात को लेकर विवाद हो जाता है, और विवाद हो जाता है तो ये क्रिप्स मिशन भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। और वही नीति हम अपना रहे हैं कि बस आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है, कि हम देखते जा रहे हैं कि खुद ही आ रहे हैं, अभी हमें ये भी देकर जाएंगे जो हम मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंसान है जो ये सब देख के रुक नहीं रहा है, ठीक है। वो खाली हाथ पे हाथ धरे बैठकर इनको बर्बाद होते हुए देखते हुए इस तरह से चीज़ों को नहीं चाहता है। वो ये सोचता है कि नहीं, ये हमें अभी अभी कुछ कर लेना चाहिए, ये जो समय है वो अच्छा है। सुभाष चंद्र बोस, देखिए सुभाष चंद्र बोस जब इनकी हालत को देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पास आते हैं, और गांधी जी से को 1942 की ही बात है, 1942 में कहते हैं कि देखिए जितनी यहाँ पर सेना थी ब्रिटेन की वो सब ब्रिटेन जा चुकी है, ठीक है। बहुत कम ही सैनिक बचे हैं, सिर्फ कुछ अफसर्स यहाँ पर बाकी हैं, तो कुछ ही बचे हैं, तो क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। समझ जाइए आप इस बात को, क्यों ना इनको निपटा दिया जाए, ठीक है। उग्रवादी ख्याल के लोग हैं, तो इस हिसाब से आप लोग देखते हैं तो ये कह देते हैं कि भाई क्यों ना इन लोगों को ख़त्म कर दिया जाए और हम आज़ादी ले लेंगे। तो गांधी जी यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता है अहिंसा पर चल रहे हैं, और वो कह देते हैं कि नहीं, मरे हुए को मारना नैतिकता नहीं है। ये यानी कि मेरी नैतिकता ये नहीं कहती कि किसी मरे हुए को मारूं जब वो खुद ही मर रहा हो, ठीक है। अब इस चीज़ को जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कहते हैं तो ठीक है, फिर आप इंतज़ार करिए और क्या हो सकता है। अब इस बात से गुस्सा होकर क्या होते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो चले जाते हैं, और वो फटाफट जो धुरी राष्ट्र वाला इधर अपने पास में जापान है वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो जापान पहुंचते हैं, ठीक है, जापान वालों से बात करते हैं कि ठीक है देखिए आपका दुश्मन, आप किससे लड़ रहे हैं, मित्र राष्ट्रों से। मित्र राष्ट्र का एक जो उपनिवेश है वो हमारे यहाँ भी है, यानी कि कुछ मित्र राष्ट्र वाले, जो ब्रिटेन वाला है वो हमारे यहाँ भी चल रहा है, आप हमें आज़ाद करवा दीजिए और ब्रिटेन वालों को हरा दीजिए, ब्रिटेन की नाक कट जाएगी, ठीक है। तो ब्रिटेन, ये जो जापान है ये राजी हो जाता है। जापान कहता है ठीक है हम हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आ जाते हैं, ठीक है। इनसे बात करके
ठीक है। और उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो पहुंच जाते हैं जर्मनी। जर्मनी में भी सेम बात करते हैं कि देखिए आपका दुश्मन एक वहां पर भी है, ठीक है, अब वहां पर भी उनको हरा दीजिए, ठीक है। तो ये बातें हो जाती हैं। बदले में क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं भी आपका साथ दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने बोला मैं भी आपका साथ दूंगा इन लोगों को हराने में। आप क्या करिए, अब जितने भारतीय सैनिक आपके कब्जे में हैं, किसी किसी देश की तरफ से लड़ रहे होंगे, वो मुझे सौंप दीजिए, ठीक है। वो मैं एक सेना उसकी बनाकर और आपकी सहायता करूंगा। और वो सेना आप लोगों को पता है आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानी जाती है, जो भारतीयों को भारत को आज़ाद कराने के लिए बनाई थी उन्होंने, ठीक है। तो इस हिसाब से आज़ाद हिंद फौज का वो गठन कर लेते हैं। मतलब जैसे आप लोग देखते हैं जर्मनी से होते हुए, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ जहाँ पर आप लोग देखते हैं अंडमान निकोबार में आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर अभी जो नाम कुछ बदले थे मोदी जी ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से शहीद द्वीप का नाम रखा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम रखा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ नाम जो वहाँ पर बदले गए थे, ठीक है। तो ऐसे में वहाँ पर तो आप लोग देखते हैं जब सुभाष चंद्र बोस पहुँचते हैं, लेकिन ये बातें गांधी जी तक पहुँच जाती हैं। अब सुभाष चंद्र बोस बर्मा की तरफ से सेना लेकर इधर आ रहे हैं, ठीक है, और जो सेना है आज़ाद हिंद फौज उसी तरफ से आ रही है उन लोगों के साथ, ठीक है। तो ऐसे में अब गांधी जी को जैसे ही पता चल जाता है कि ये जो जापान वाले हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, और किसको हराने आ रहे हैं, ब्रिटेन वालों को हरा रहे हैं। अब गांधी जी के दिमाग में एक क्वेश्चन चल जाता है कि आखिर ये लोग ठीक है, ये लोग यहाँ पर आएंगे, ये लोग इन लोगों को हरा देंगे, लेकिन आखिर मान लो कि हराने के बाद यहीं रह गए तो क्या होगा, हम इनको वापस कैसे भेजेंगे। ब्रिटेन के साथ तो अपना अब यहाँ तक पहुँच चुकी हैं बातें, अभी तक डिमांड करते करते इतने 100 सालों में कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं, कभी भी ब्रिटेन से आज़ाद हो चुके हैं, हो सकते हैं, लेकिन अब नया कोई आएगा और फिर हम उससे डिमांड करना शुरू करेंगे, वो और 200 साल राज करेगा, फिर हम आज़ाद होंगे, मतलब ये तो कहानी कुछ अलग ही हो जाएगी फिर। तो गांधी जी के दिमाग में एक क्वेश्चन चल जाता है और गांधी जी सोचते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने तो बहुत गलत होने जा रहा है। तो अब गांधी जी इसका एक हल निकालते हैं और गांधी जी कहते हैं कि आखिर ये सेना यहाँ क्यों आ रही है। तो जवाब यही है कि ब्रिटेन वालों को हराने। तो गांधी जी सोचते हैं अगर ब्रिटेन वाले यहाँ से चले जाएं तो इसका मतलब जापानी हम पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि ध्रुवी राष्ट्र वाले हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो गांधी जी बस इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजों को कहते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कि आप भारत छोड़कर जाओ, आपकी वजह से हम पर अटैक होने जा रहा है, हमारे मासूम लोग मारे जाएंगे, अटैक आप पर होगा लेकिन मरेंगे तो फिर सभी मरेंगे, ठीक है। तो ऐसे में गांधी जी बोलते भारत छोड़ो का नारा दे देते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942, ठीक है। तो अब उसके बाद आप लोगों को पता है ऑपरेशन ज़ीरो आवर चला लिया जाता है, ठीक है। और आप देखते हैं कि सभी जितने भी बड़े नेता हैं, ठीक है, उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जेल से ही गांधी जी अपील कर रहे हैं करो या मरो, यानी कि गांधी जी उस समय एक आप कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि उन्होंने पहली बार इस तरह से हिंसा का एक पुट दिया कि करो या मरो, यानी कि अब आप कुछ भी करो, आज़ाद कराओ, ठीक है। अब तो आज़ादी ही चाहिए, अब चाहे आप कुछ भी करिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हो गया ये सारी चीज़ों को देखते हुए। तो इतना सब कुछ चल रहा है 1942 में और ये भारत छोड़ो और ये सब हो जाता है। और फाइनली हम लोग जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है तब भारतीय जो हैं वो साथ दे देते हैं विश्व युद्ध में। और फाइनली आप लोग देखते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है और जो मित्र राष्ट्र हैं वो जीत जाते हैं। और जब मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं तब क्या, तब आखिर क्या वो अपनी उस डिमांड को पूरा कर पाएंगे जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा करेंगे, आप संविधान सभा बनेगी और वगैरह वगैरह, क्या उन्होंने पूरा किया? बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी कहानी आगे की देखते हैं।